गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा है चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके एमसीक्यूज देखने के पहले जो एग्जाम में आएंगे इनमें से 3-4 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो किशोर अवस्था में है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स किशोर अवस्था में होते हैं अज्ञानतावश उनमें भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मेनली इसे एसटीडी कहा जाता है। तो ये जो एसटीडी होती है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, इनके बारे में भी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी उनके बारे में भी। और कई जो नॉलेज की चीज़ें नहीं होती जिनके बारे में हम नहीं जानते वो सब भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहला हमको जो ऑब्जेक्टिव से पहले इसमें से देखिए, ये जो नाम लिखे हैं यहाँ पर इन ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं। कई बार सही विकल्प में इन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो पहले इन्हें समझ लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा है गिफ्ट। गिफ्ट जो हम किसी को देते हैं बर्थडे वगैरह हो तब, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब दूसरा है। यहाँ पर है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सेकंड है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थर्ड है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और GIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आप ये सारे नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने इसमें गिफ्ट का तो कर ही लीजिएगा, साथ में ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला भी है। तो होता क्या है एग्जाम में, जैसे यहाँ गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर लिखा है, हो सकता है इसमें से इंट्रो कर दे, इनमें से किसी एक वर्ड को चेंज कर दिया जाए, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो इसलिए इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका 100% ये आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह संकल्पना की समष्टि में होने वाला वृद्धि गुणोत्तर प्रकार की तथा बाहर आपूर्ति में होने वाली वृद्धि समांतर प्रकार की हुआ करती है, यह कथन किसने दिया था। तो यह जो कथन है वृद्धि से रिलेटेड है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है उससे रिलेटेड है, इसको थॉमस माल्थस ने दिया था। सेकंड है, निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है। तो भारत की जनसंख्या काफ़ी बड़ी हुई है ना, 1 बिलियन के करीबन है ये। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें जन्म दर में कमी लाना पड़ेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना पड़ेगा। ये चैप्टर भी पूरा इसी पे रिलेटेड है। और आप जनसंख्या का जो है वो 11 जुलाई है दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व में कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो 16.2। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण में अनेक रोगों के संसूचना के परीक्षण किए जा सकते हैं। तो ये कैसे किए जा सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कैरियोटाइप, गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर इसका जो छोटा एक भ्रूण होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर उसमें किसी तरह की क्रोमोसोमल कोई बीमारी है तो उसका जो पता है वह उसके जन्म लेने के पहले लगभग 15-20 सप्ताह में उसका पता लगाया जा सकता है। तो क्या किया जाता है, उसके सिरिंज के माध्यम से उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है और उसका कैरियोग्राफ टाइप जो होता है उसको तैयार किया जाता है। जैसे 22 ऑटोसोम्स होते हैं ना, XX लिख पूरा तैयार किया जाता है और उसमें देखा जाता है अगर कोई विसंगति होती है तो वो नोट कर लिया जाता है। तो गुणसूत्र का एक पैटर्न तैयार करना कैरियोटाइप कहलाता है। वृषण को शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। तो वृषण को शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कैस्ट्रेशन कहलाती है। कैस्ट्रेशन में वृषण को अलग कर दिया जाता है। जैसे बैल वगैरह होते हैं तो इनका भी कैस्ट्रेशन किया जाता है ताकि ये मजबूत रहें और एक ही फील्ड में इनका ध्यान रहे। और दूसरा जो पुराना जमाना था, जब छोटे छोटे बच्चों की सुरीली आवाज़ करना होती थी तब उनका भी कैस्ट्रेशन कर दिया जाता था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर सामान्य है। तो भारत में अनुकूल परिस्थितियां अच्छी है, गर्म देश है, और मोरक्को, तो यहाँ पर क्या है, जन्म दर काफ़ी अच्छी है। और एक बात और बता देते हैं कि यहाँ प्यूबरिटी जो पीरियड आता है गर्ल्स का, वो भी जल्दी आता है दूसरे जैसे नॉर्वे या ठंडे देशों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसांख्यिकी का मुख्य लक्षण होता है। अब ये वर्ड आया है जनसांख्यिकी, तो ये क्या होता है? विकासशील देश से तो आप परिचित ही हैं। जनसांख्यिकी मतलब किसी जनसंख्या का अध्ययन करना, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है आपके। तो यहाँ पर आएगा, इसका आंसर है उच्च मृत्यु दर, उच्च घनत्व, असमान जनसंख्या वृद्धि और अधिक वृद्ध अवस्था का वितरण। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व विरल है? विरल यानी कि कम है यहाँ पर, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या का घनत्व है, जैसे पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जीवों की जो टोटल संख्या हो जाती है, वो उसका घनत्व कहलाती है कि कितने इतने एरिया में कितने हैं भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत चित्रे चित्रे हैं, दूर दूर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कि भ्रूण को यदि कोई आनुवांशिक जेनेटिक रोग है तो इसका पता एमनियोसेंटेसिस रोग के द्वारा किया जा सकता है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ऊपर, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि शिशु जब, है ना, तो इसमें से टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो होता क्या है, इसमें एक फीमेल ओवम लिया जाता है और मेल का जो स्पर्म है, उन दोनों का फ्यूजन, मतलब ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल की, लेकिन कुछ कारण से यदि उसको कोई बीमारी है फीमेल में, तो या मेल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि स्पर्म अच्छे नहीं बन रहे, तो या तो कोई उनको दान कर देता है, उनसे ले लिए जाते हैं ओवम या स्पर्म, या फिर जिस पेरेंट्स के हैं उनसे लेकर उन दोनों का फ्यूज़न किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर जो होता है ना, शरीर के अंदर ना होकर शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर कल्चर मीडिया में इनको ग्रो करवाया जाता है, 8 ब्लास्टोमियर तक ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद में फीमेल के जो अंदर होता है, इसको फिलिपिन ट्यूब में, यहाँ यूट्रस लिखा है, अगर फिलिपिन आए तब भी आप सही कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो यही टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, और फिर बाद में इसको बाकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसी तरह से ये फीमेल के अंदर इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसका आंसर है अंडे को बाहर से निषेचित करके, यहाँ पे निषेचन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर, यूट्रस में प्रतिस्थापित या इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी बन जाएगी। प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास के लिए 2 विपरीत बल कार्य करते हैं। इनमें से एक दी गई दर पर प्रजनन की क्षमता से संबंधित है तथा इसका विरोधी बल कहलाता है। तो ये पर्यावरण प्रतिरोध इसका आंसर है। जनसंख्या में आर जस्ट शब्द होता है, तो ये किसके लिए होता है? जे रूपाकार वृद्धि के लिए। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, जनसंख्या की शून्य वृद्धि दर का अर्थ क्या है? तो जन्म दर जो होती है वो मृत्यु दर को संतुलित कर देती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि कई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट तो आप ये समझ लीजिए, जन्म दर यानी कि इकाई समय में जो विशेष स्थान पे जन्म लेने वालों की संख्या जो होगी वो जन्म दर, और जिनकी मृत्यु होगी वो मृत्यु दर कहलाती है। और एक वर्ड होता है लैंगिक अनुपात, है ना, प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लैंगिक अनुपात कहा जाता है, या सेक्सुअल रेशो भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं इसको, कि यदि जन्म दर जो है बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के बाद क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से यदि कम हो जाती है तब जनसंख्या घातांक की वृद्धि दर यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को दर्शाती है, और इसका जो होता है वो जे आकार का कर्व प्राप्त होता है। जो हम ग्राफ तैयार करेंगे वो जे आकार का होता है। और इसके बाद में एक और आता है एस आकार का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, एक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या होता है, वातावरणीय कारकों के द्वारा रोक दी जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है, शून्य वृद्धि दर हो जाती है।
तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है, एस आकार का। जो शून्य वृद्धि दर हो जाती है ना, तब जो हमें प्राप्त होता है ग्राफ वो होता है एस आकार का, जिसे हम सिग्माइड कहते हैं। ये कर्व हमें प्राप्त होगा। और जब जे होता है ना, तो हम इसको शून्य वृद्धि दर को नहीं बता सकते, लेकिन जब सिग्माइड होता है तो हम इसको शो कर सकते हैं। मानव को छोड़कर अधिकांश जंतुओं की जनसंख्या वृद्धि वर्ग, तो ये कैसे रूप में आएगा, ये एस आकार का आता है। किसी जनसंख्या में संतति उत्पन्न करने की कार्य क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे जैविक विभव कहा जाता है। यदि जनसंख्या में जन्म दर एवं मृत्यु दर एक दूसरे को बिल्कुल संतुलित करते हैं तो इसे हम प्लेटोन अवस्था कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में निम्नलिखित का विश्लेषण होता है। तो इसमें एमनियोसेंटेसिस अभी बताया है कि एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है जिसके अंदर बेबी अपनी पूरा जीवन 9 महीने जो गर्भावस्था होती है ना 280 दिन की, उसको कंप्लीट करता है। बच्चा इसी लिक्विड में रहता है और यहीं पे बढ़िया मजे से रहता है वो। किसकी अनुमति के बिना प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भनिरोधक गोलियां गर्भावस्था में रोक दी जाती है, तो यहाँ पे अंड का जब निर्माण होने लगता है तो ये गोलियों को रोक दिया जाता है। बंधीकरण की विधि यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, देखिए जो फीमेल होती हैं उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके उसको बांध दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। प्रतिनिधि माँ या सॉरेगेट मदर का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर है प्रत्यारोपित भ्रूण वाली भविष्य की माँ। देखिए कई फीमेल ऐसी होती है जिनके गर्भाशय में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, जिस वजह से उसके गर्भाशय में बच्चा नहीं ठहर पाता या उसका डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उनका जो मेल फीमेल का जब फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में उसको उस जो भ्रूण बनने लगता है उस भ्रूण को निकाल कर एक अन्य माता जिसका पूरा गर्भाशय जो यूट्रस है वो वेल डेवलप्ड हो, उसमें उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और पूरा जो उसकी आगे की जो प्रोसेस होती है वो पूरी उसी के गर्भाशय में होती है। तो ऐसी माँ जो किसी और के भ्रूण को अपने गर्भ में रखती है तो उसे हम सॉरेगेट मदर के नाम से जानते हैं। मुख्य गर्भनिरोधक में से निम्नलिखित में किसके विभिन्न संयोग से बनते हैं, तो यहाँ मैनली जो गर्भनिरोधक बनाए जाते हैं वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। निम्न में से जन्म दर को कंट्रोल करने वाली विधि, तो जन्म दर को आईयूडी इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, इसके द्वारा जन्म दर को कंट्रोल किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस विधि में द्रव कहाँ से निकाला जाता है, तो ये भ्रूण को घेरे हुए द्रव को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसे एमनियोसेंटेसिस विधि में इसको सिरिंज के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सीबन है जो जैविकी समुदाय की विशिष्टताओं में से है, तो इसको स्तरण बोलते हैं। सिग्माइड वृद्धि वृक्क में उच्च एसिम्पटोट अवस्था क्या दर्शाती है, तो यह संतुलन की अवस्था को दर्शाती है। किसी जनसंख्या की वहन क्षमता किससे ज्ञात की जा सकती है, तो सीमाकारी स्रोत के द्वारा। किसी जनसंख्या में जब मृत्यु दर जन्म दर के बराबर हो जाती है तो यह शून्य जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। जब जनसंख्या वृद्धि पर अधिकतम हो और इमिग्रेशन और माइग्रेशन की दर लगभग बराबर होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको इमिग्रेशन को और माइग्रेशन को पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती हैं। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो माइग्रेशन का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। माइग्रेशन में क्या होता है, एक स्थान पे रहने वाले व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर थोड़े समय बाद उनका काम कंप्लीट हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे देश में माइग्रेटरी साइबेरिया से जो फ्लैमिंगोज आते हैं ना, फिर वो राजस्थान के भरतपुर में आते हैं, वहाँ पे जो पक्षी विहार है वहाँ पर वो रहते हैं, अपने अंडे देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो वापस अपने देश को साइबेरिया को चले जाते हैं। तो ऐसे इनका आना और फिर वापस जाना, ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में प्रवासन के नाम से भी जानते हैं।
और इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन। इमिग्रेशन में क्या होता है कि बाहर से लोग अंदर हमारी जगह पर आते हैं और वहीं रह जाते हैं। उत्प्रवासन में क्या होता है, जिसे हम ई माइग्रेशन, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, इमिग्रे ए लिखा हुआ है, एमिग्रेशन हो गया, और एक IMMIRA मैं लिख के बता देती हूँ। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब ये स्पेलिंग आए या आपको लिखना है तो आप इसको ध्यान से मिस्टेक मत करिएगा। IMM, ये एम है, MMIGRATION। इसका मतलब होता है अप्रवासन, है ना। और दूसरा होता है EMIGRATION। इसका मतलब होता है उत्प्रवासन। अब इनके मीनिंग्स भी आपको बता देती हूँ दोनों के। इस ऊपर वाले में क्या होता है, बाहर से आके, जैसे नेपाली लोग आकर हमारे भारत में बस जाएं, बाहर से आके, तो इसको अप्रवासन कहते हैं। या हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत में तो जन्म लिया लेकिन वो जाकर कहाँ बस गए, अमेरिका में बस गए। तो ये तो हो, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है ये वाला ई वाला जो है, इसका नाम है उत्प्रवासन। इसमें क्या होता है थोड़े से जब बाहर चले जाते हैं वो कभी भी लौट कर नहीं आते हैं, है ना। अन्य राज्य में कोई चले गए, वहां से लौट के कभी नहीं आएंगे, तो इसे उत्प्रवासन कहा जाएगा। अब देखिए यौन संक्रमित रोगों के कारण। तो यौन संक्रमित रोग जो हैं उसमें मेनली STD के नाम से जाना जाता है। इसको आप लिख भी लीजिएगा, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, है ना। लैंगिक संपर्क के द्वारा एक दूसरे में फैलती है, मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकती है, वायरस के द्वारा भी हो सकती है और प्रोटोजोआस के द्वारा भी हो सकती है। तो इसका आंसर सभी आ जाएगा। गोनोरिया, देखिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है गोनोरिया। ये STD के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, खासकर ये मेल में होती है और गाढ़ा पीलेपन का इस तरह का स्त्रावित होने लग जाता है और काफ़ी पेनफुल होता है। स्वेलिंग आ जाती है गोनेट्स में और जो पेनिस होता है उसमें। इसके साथ साथ स्टेरिलिटी हो जाती है, बंध्यता आ जाती है, मतलब वो फिर अपने बच्चे करने के कैपेबल नहीं रहते हैं, बंध्यता का गुण आ जाता है यदि ये रोग हो जाता है तो बहुत ही घातक है। और इसके साथ साथ और भी जो है उनके नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो गोनोरिया तो हमारा ये फर्स्ट गोनोरिया हो चुका है। सेकंड से मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसे उपदंश कहा जाता है, उपदंश या सिफिलस। इसे उपदंश इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे टीथ होते हैं इस पे निशान भी बन जाते हैं जब ये बहुत घातक रूप में बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है ट्रिपेनेमा पैलिडियम के द्वारा होता है। देखिए गोनोरिया का नाम मैं बताने भूल गई, ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। उसका नाम है नेसेरिया गोनोरिया, है ना, नेसेरिया गोनोरिया। और जो सिफिलस होता है यह किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोनों ही बीमारी बैक्टीरिया से होती है लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। और इसमें क्या होता है, त्वचा पे दाने आने लगते हैं, जो जेनाइटल पोर्शन रहता है ना वहाँ घाव पड़ जाते हैं और फिर ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालता है। तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट होना मीन्स बाद में इंसान पागल हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और नाम लिखेंगे हम, उसका नाम है उपदंश के बाद में ट्राइकोमेनिसिस। तो ये जो रोग है ट्राइकोनेमा वेजाइनिलिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये जो मैंने आप लोगों को नाम लिखा है ये किसके द्वारा होता है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ना। और एक प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनिलिस। और महिला जो होती है इसकी उसमें ये ज़्यादा होता है ये वाली बीमारी, लेकिन पुरुष जो होते हैं इसके वाहक होते हैं। फिर एक और आप लोग नाम लिखिए जेनाइटल हर्प।
ये हर्प है ये, और ये वायरस के द्वारा होती है। हर्पिस भी इसको कहा जाता है। इसमें जो हमारे जनन अंग होते हैं वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं। और इस बीमारी का, ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका जो विषाणु है उसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स। हर्पिस सिंप्लेक्स, आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है नॉन गोनियकल यूरेट्राइस, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली है। इसमें भी सूजन, दर्द, मवाद ये सब होता है। फिर लैंगिक मस्से, अगली बीमारी का नाम है लैंगिक मस्से, या इसे जेनाइटल वॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो पेपोलेमा वायरस के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो जन सामान्य अधिकतर जो बीमारी फैली हुई होती है महिलाओं में, कॉमन है ये लड़कियों में भी, उसका नाम है वेजाइनिटिस। इससे हर लड़की को कभी ना कभी जूझना पड़ता है। तो कैंडिडिडा एल्बिकेंस नामक कवक के द्वारा यह फैलती है। यीस्ट का संक्रमण होता है, जलन होती है, और काफ़ी एंटीबायोटिक लेने पर ये बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं, जन सामान्य तौर पर होती है वेजाइनिटिस नाम की। लैंगिक मस्से जो होते हैं ना, पेपिलोमा वायरस के द्वारा होते हैं। और इसके ये जो लैंगिक मस्से बाद में कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे भी संभल कर रहना है। और फिर है यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी, एचबी वायरस के द्वारा होते हैं। और इसमें इसको A, B, C तक भी हो सकता है। एक है एड्स। एड्स की जो बीमारी है ना, इसका एड्स जो होता है ना, ये तो आप लोगों को तैयार करना है। एक तो एड्स का नाम तैयार कर लीजिएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होती है? HIV वायरस से, है ना। और इसका जो टेस्ट है वो कैसे लगाया जाता है, कैसे पता कराया जाता है? तो इसका है एलाइजा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुक्रवाहिका के एक खंड को चिकित्सक द्वारा काटना और कटे हुए खंड को बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैक्सोटोमी। देखिए, फीमेल में होती है तो ट्यूबेक्टोटोमी, लेकिन अगर जेंट्स में होती है तो इसे वैक्सोटोमी के नाम से जाना जाता है। कॉपर्टी। कॉपर्टी क्या काम करती है? फीमेल में लगाई जाती है कॉपर्टी, तो इससे कॉपर आयंस निकलते हैं। तो ये कॉपर्टी जो होता है ना, एक छल्ले की तरह होता है, और ये जो फीमेल का जो गर्भाशय होता है उसके ऊपर की और इसको लगा दिया जाता है अंदर डाल के इसको। तो इसमें से क्या कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। तो जब स्पर्म्स का जाते हैं तो ये वहाँ पे उनकी वजह से इनमें गतिशीलता नहीं होती है, ये सुस्त टाइप हो जाते हैं उन आयंस की वजह से। तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये क्या काम करता है? तो ये अवरोध का काम करता है। जन्म नियंत्रण की एक विधि, तो जन्म नियंत्रण की कंट्रोल करना है यहाँ पे IUD। सहायक प्रजायिक प्रौद्योगिकी में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंशक्षेपित किया जाता है, ये क्या कहलाती है? तो यह ICSL कहलाती है। यौन संचरित रोग जो विशिष्ट रूप से जनन अंगों को प्रभावित नहीं करता, एड्स। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो गया। सिफिलिस करता है, गोनोरिया करता है, जननिक मस्से भी करते हैं, जनन अंगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये जननिक मस्से ना थाई के आसपास काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे मस्से बन जाते, बाद में बड़े हो जाते, जो कैंसर तक पहुंच सकते हैं अगर इनका इलाज नहीं किया जाए तो। लेकिन जो एड्स है ना, इसके बारे में तो पता ही नहीं चलता है। कई लोगों में जब इसको ऑब्जर्व किया है तो 10-10 साल तक HIV जो वायरस होता है ना, सुप्त अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन जब ये ग्रो होता है तब पता है बहुत हालत ख़राब हो जाती है। अधिकतर जो एड्स है वो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज तो है ही, एक दूसरे मेल फीमेल में तो फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है। और इसके साथ साथ ये माँ के बच्चा यदि गर्भाशय में है और माँ को एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है। और इसके अलावा जो सिरिंज आजकल ड्रग्स लेते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं, फैशन चला हुआ है, तो वो एक इंजेक्शन यदि दूसरे को लगाएंगे तो उसके माध्यम से भी फैल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो अब डिस्पोजल का यूज़ किया जाता है। तो एड्स के मेन कारण यही है फैलने के। तो आप लोगों को इससे सतर्क रहना है। क्या होता है एड्स की बीमारी में? एड्स की बीमारी में हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बाहर से हम पे कोई भी कीटाणु हमला करता है तो हमारी बॉडी में नेचुरल उससे लड़ाई करने के लिए हम इम्यूनिटी पावर होता है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। मान लो हमें सर्दी हो गई तो वो ठीक नहीं होगी, हमें बुखार हो गया तो वो भी ठीक नहीं होगी। तो एड्स बहुत ज़्यादा
खतरनाक है ये वायरस भी। और वैसे भी वायरस से होने वाली सभी बीमारियां बहुत ही खराब हैं, है ना। प्रेजेंट में जैसे बर्ड फ्लू चल रहा है, कोरोना, ये भी सब वायरस से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रचलित गर्भ निरोधक में से एक कंडोम, इसका क्या कारण है? तो देखिए, ये संसेचन के लिए प्रभावी अवरोध है, एक तो अवरोध का काम करेगा, समागम क्रिया में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह यौन संचारित रोगों में जोखिम को कम करता है। तो इसका आंसर सभी आ जाएगा। आपातकाल गर्भ निरोधक प्रभावी होती है यदि इनका उपयोग किया जाए। इसे 72 घंटे के अंदर यूज कर लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई लड़कियों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है ना, फिर बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस वजह से भी कई बच्चियां बहुत डिप्रेशन में रहती है। लेकिन किसी के साथ यदि कोई गलत घटना घट गई है या फिर किसी लेडीज को प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो वो 72 घंटे के अंदर आपातकालिक गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग 72 आवर में कर सकती है। इसके बाद ये गोलियां काम की नहीं रहती हैं, है ना। अगर 72 घंटे में यदि आप इसको यूज कर लेते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद फिर ये गोलियां काम नहीं करेंगी। फिर आपको शल्य क्रिया, जिसे एमटीपी कहा जाता है ना, शल्य क्रिया के द्वारा, अगर इससे बड़ा भ्रूण हो जाता है ना, तो शल्य क्रिया के द्वारा उसको बॉडी से निकालना पड़ता है, फिर और कोई उपचार नहीं रहता है। सिफिलिस है, तो सिफिलिस एक बैक्टीरिया, नाम भी बताया है, ट्राइपोनिमा पैलिडियम के द्वारा यौन जनित यौन संचारित रोग है। रोग में योनि से हरे पीला स्राव आता है, तो इसका आप लिखेंगे ट्राइकोमेनियोसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमेनियोसिस। इसमें हरे पीले रंग का स्राव आता है। अकर्तनीय बंध्याकरण को क्या कहते हैं? इसको लिख लीजिए ईशोर। इसको क्या कहते हैं? ईशोर कहते हैं। ईशोर में क्या होता है, इसमें एक टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील का एक गोल छल्ला होता है और छल्ला एक पॉलिस्टर के धागे से बंधा होता है। अब इसको कैथेटर की मदद से जो फीमेल का गर्भाशय होता है उसके अंदर ले जाकर इसको फैलोपियन ट्यूब और जहाँ गर्भाशय जुड़ेंगे वहाँ उस पोर्शन पे जाकर इसको कस के बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो इसे ईशोर के नाम से जाना जाता है। लिख भी देती हूँ, आपको नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ईशोर। गर्भपात की शल्य विधि में केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ को लिया जा सकता है, इसके बाद में नहीं किया जा सकता। गर्भपात सत्य असत्य यहाँ बताना है, स्वतः हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बंध्यता को सदैव जीवन संतति पैदा अयोग्य रूप में परिभाषित किया गया है। ये सदैव स्त्री की असामान्यता दोष के कारण होती है, यह असत्य है ना। फीमेल कभी भी दोषी नहीं होती। आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया गया है कि एक्स और एक्स ये होते हैं फीमेल के जो लिंगी हार्मोन होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम सेम होते हैं दोनों में, मेल फीमेल में, लेकिन जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंगी क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, तो मेल फीमेल, तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। और इसलिए कभी भी किसी महिला को, और आप लोगों को पता है मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का ओवम जो फ्यूजन होता है तभी ही बच्चे का निर्माण होता है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर किसी पे दोष नहीं दिया जा सकता है। सेकेंड, एक प्राकृतिक गर्भनिरोध उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप स्तनपान कराना सहायक होता है। तो हाँ, जब तक वो फीडिंग करवाती है तब तक संभावनाएं गर्भ ठहरने की कम होती है। लोगों को जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। बिल्कुल 100% सही है। सभी को इस विषय में जानकारी होना चाहिए, है ना। बच्चों को भी जो किशोर अवस्था में है इससे रिलेटेड यदि जानकारी दी जाए तो वो कई बीमारी, जैसे मैंने ऊपर नाम लिया है, इन बीमारियों से बच सकते हैं। वो कई लोगों से संपर्क नहीं बताए, अनजाने लोग हैं उनसे भी संपर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि जानने की इच्छा होती है कि भाई ये क्या चीज़ है। किशोर अवस्था में ज़्यादा होती है, बाद में तो मैरिज हो जाती है, कई लोगों को हर तरह की पता चल जाता है, लेकिन किशोर अवस्था में कुछ समझ में नहीं आती। वैसे भी संवेग और तूफानों की अवस्था होती है ये, और बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ जानना चाहता है। तो मेरे हिसाब से जन जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। सही। गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय स्थायी होते हैं। हाँ,
ये भी सही है, क्योंकि एक बार आपने वैक्सोक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करवा ली है तो फिर आपका प्रेग्नेंट नहीं होंगे या आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं, सही जोड़ी हमको यहाँ पर बनाना है अंतः गर्भाशय युक्ति, तो ये इससे मैच हो जाएगी। 4 नंबर का यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है बंध्याकरण, तो बंध्याकरण मतलब ट्यूबिक्टोमी हो गया आपका 1 नंबर का। सिफिलिस जो होगा वो ट्रेपिनेमा पैलिडियम के द्वारा, देखिए कई बार आया है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का हो गया। यौन संचरित रोग जो होते हैं वो रतीज योग के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ हम इसको 2 लिख देते हैं। और प्रेरित गर्भपात, तो ये क्या हो जाएगा MTP, यानी कि 3 नंबर का। आप लोग जब एग्जाम में लिखें, अगर बोर्ड में आती है तो इनके जस्ट सामने लिखिएगा। महिलाओं के लिए मुखीय गर्भ निरोधक वैज्ञानिक ने किस संस्थान में विकसित किया है? ऑरल गोलियां होती है जो महिलाएं लेती हैं इसको, तो ये CDRI लखनऊ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों की जानकारी होना चाहिए कि CD क्वेश्चन ये नहीं आता है, गोली वाला तो कम आता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ स्थित है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि CDRI लखनऊ में स्थित है। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भावस्था के तो कौन से समय में? तो ये 15 से 20वें सप्ताह में। अच्छा, इससे छोटा, बहुत ज़्यादा जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या भ्रूण बोलेंगे उसको, स्टार्टिंग में तब नहीं किया जाता। 15वें जो सप्ताह है उससे पूर्व इसको करने में जोखिम होता है कि सिरिंज यदि भ्रूण को लग जाती है तो उस भ्रूण में उस बच्चे को जो बनेगा तो कुछ डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकती है, इसीलिए 15 से 20वें सप्ताह में किया जाता है। अल्फा फिटोप्रोटीन स्तर मापन में निम्न दोष का जन्मजात अभिज्ञान करते हैं, तो एनसेफेलिस और स्पाइनेला बाइफिडा दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर्टी का कार्य निषेचन को रोकना है। निम्नलिखित में जन्म दर को कंट्रोल करने की विधि, ये कई बार आ चुका है, आप इसको कर लीजिएगा। गिफ्ट से तात्पर्य है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब बेबी से अर्थ है अंडाणु को बाहर निषेचित कर गर्भाशय या फेलोपियन ट्यूब में रोपित करना। इनमें से किससे मानव जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें सारे ही ऑप्शन आ सकते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की गोलियां जो हमने बताई है, IUCD MTP, ये क्या चीज होती हैं? ये दोनों होती हैं शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भपात करवाना। ट्यूबिक्टोमी और वैसेक्टोमी, ये जो है काट के, ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है। दोनों की जो फेलोपियन ट्यूब है या शुक्रा नलिका होती है उनको काट कर बांध दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्यूबिक्टोमी बंदीकरण है, जिसमें फेलोपियन ट्यूब के छोटे से भाग को बांध देते हैं अथवा निकाल देते हैं। फिर है शुक्रवाहिका उच्छेदन के बारे में कौन सा कथन गलत है? कि एपिडाइडमिस में शुक्राणु नहीं होते, ये क्वेश्चन गलत है। एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी टेक्नोलॉजी उचित है? अगर शुक्राणु कम है तो उसके लिए अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण जो प्रोसेस है वो अप्लाई की जाती है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। कॉपर मोचित आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? तो ये शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है, निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। नॉर प्लांट क्या है? हाँ भाई, ये नॉर प्लांट जो होती है ना, ये भी एक गर्भनिरोधक होती है। इसमें क्या किया जाता है, 6 छड़ी होती हैं, एक चिप टाइप की होती है जिसमें 6 छड़े होती हैं, और इनको क्या करते हैं, जैसे बाजू की साइड में कहीं पे भी इसको लगा दिया जाता है, और इससे जो रिलीज होते हैं उनकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं होती है लेडीज। नर से संबंधित है तो वैक्सोटोमी। तो इस तरह से हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी मिल गई होगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। आपको यदि ये चैप्टर MCQs अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि कई लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, बाय।